नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागराज और कालदूत। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। इच्छाधारी सांपों का द्वीप, नागमणि द्वीप। मणिराज की मृत्यु के पश्चात द्वीप का सम्राट बना नागराज, लेकिन विश्व से अपराध का सफाया कर देने का संकल्प लिए नागराज अधिक दिन वहां नहीं रुका। प्रोफेसर नागमणि द्वारा तैयार किए गए नकली नागराज की खोज में चल पड़ा वो। उसके बाद नागमणि द्वीप की बागडोर राजकुमारी बिसर्पी के हाथ में थी। नागराज द्वीप तक कैसे पहुंचा, जानने के लिए पढ़े प्रलयंकारी मणि और शंकर सहनसा। लेकिन उस दिन द्वीप पर एक हंगामा सा मच गया। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, नाग सैनिक बोला। द्वीप पर फिर बाजों ने आक्रमण कर दिया है राजकुमारी जी। वे कई नागों को उठाकर ले गए हैं। क्या? राजकुमारी बिसर्पी सिंहासन से उछल पड़ी। उसने झपट कर अपने शस्त्र उठा लिए। जल्दी चलो पुजारी बाबा, हमें कुछ करना होगा। उधर बस्ती में भयानक बाजों ने नागों के बीच आतंक फैलाया हुआ था। क्विक क्विक, उफ, आ। तभी नागकुमारी बिसर्पी क्रोध में उफनती हुई वहां पहुंची। अपनी प्रजा और सैनिकों की बाजों द्वारा होती दुर्दशा देख उसने अपना धनुष बानों पर तान दिया। उसने अपना धनुष बाजों पर तान दिया। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी पुजारी बाबा। क्विक, खच, सर। और अगले ही क्षण उसने बाजों पर बाणों की वर्षा कर दी। खच, क्विक। उस भयानक हमले से घबराकर बाजों का झुंड आकाश की ऊंचाइयों में खो गया। आज भी बाज हमारे कई नागों को दबोच ले जाने में सफल हो गए। द्वीपवासियों ने राजकुमारी को घेर लिया। राजकुमारी जी, हमें इस मुसीबत का हल जल्द ही ढूंढना होगा, वरना एक दिन ये द्वीप वीरान हो जाएगा। इस मुसीबत को केवल एक ही व्यक्ति समाप्त कर सकता है, और वो है नागराज, नाग सम्राट नागराज। जैसे भगवान ने उनकी पुकार सुन ली, आसमान हेलीकॉप्टर की आवाज से गड़गड़ा उठा। और नागमानों में एक हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। वे खुशी खुशी से चीख उठे। नागराज, लो, नागराज आ गया। नागराज हेलीकॉप्टर मैदान में उतार कर द्वीपवासियों के पास पहुंचा। राजकुमारी बिसर्पी, पुजारी बाबा, ये सब क्या हो रहा है? द्वीप पर बाजों का आक्रमण हुआ था नागराज। वे हमारे कई साथियों को उठाकर ले गए हैं। नागराज क्रोधित हो उठा। ओह, इन शैतानों को समाप्त करने का कोई उपाय शीघ्र ही सोचना पड़ेगा। तभी हेलीकॉप्टर पर चढ़ा सोलकंठ चीखा। राजकुमारी, पुजारी बाबा, क्या हुआ सोलकंठ? ओह, इसे क्या हुआ? देखिए, यहाँ एक अन्य मानव भी है। यह सुनते ही प्रहरी नाक क्रोध से फुफकारते हुए हेलीकॉप्टर की ओर लपके। ओह नहीं, ठहरो! फू! नागराज विद्युत की तेजी से हवा में लहराया। ठहरो, रुक जाओ! क्रोधित नाग प्रहरियों को वहीं रोककर नागराज हेलीकॉप्टर में घुस गया। अगले ही क्षण नागराज के साथ नागदंत को हेलीकॉप्टर से बाहर आते देख सभी नाग चौंक उठे। नागराज, कौन है ये मानो? नागदंत, जिसने नागराज बनकर पूरे विश्व के सामने मुझे आतंकवादी बना दिया था। ओह, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो नागराज? द्वीप के नियम एवं कानून के अनुसार यहाँ बाहर का कोई भी मानव आकर जीवित नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ बिसर्पी, लेकिन नागदंत केवल मानव नहीं है, मेरी जितनी शक्तियों का स्वामी है ये। बिसर्पी, पुजारी बाबा एवं समस्त नागमानव द्वीप के अलावा अगर ये शैतान कहीं और रहा तो पूरे विश्व की गर्दन पर तलवार बनकर लटकता रहेगा। क्या आप मानव जाति का विनाश चाहते हैं? कदापि नहीं नागराज, हम इसे द्वीप पर ही कैद में रखेंगे। चलो नागदंत। शीघ्र ही पुजारी बाबा उन्हें लेकर बस्ती से दूर बनी एक झोपड़ी के पास पहुंचे। नागराज, ये है द्वीप का कारागृह। भुजंग भट्ट, संभालो अपने नए कैदी को। अगले ही क्षण
भुजंग भट्ट ने नागदंत को कारागृह में धकेलकर द्वार बंद कर दिया। चलो नागराज, ये भुजंग भट्ट की कैद से बचकर नहीं निकल सकता। रात घिर आई थी। नागराज नागदंत की तरफ से निश्चिंत हो चुका था। नागमणि द्वीप के निवासी नागराज की वापसी का जश्न मना रहे थे। बताओ नागराज, शुल्कन जीतेगा या असी पक्ष? थोड़ा धीरज रखो राजकुमारी, अभी हार जीत का फैसला हो जाता है। कभी शुल्कन मध्य रेखा की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होता था तो कभी असी पक्ष। एक द्वंद्व शुल्कन एवं असी पक्ष के बीच जारी था, एवं दूसरा भुजंग भट्ट की कैद में पड़े नागदंत के दिलो दिमाग के बीच। मुझे हर हालत में आज रात ही इस कैद से बाहर निकलना होगा। दूर हट जाओ मेरे शरीर से, अब मुझे इस कैद से आज़ाद होना है। और अगले ही पल अपनी असीमित शक्ति से उसने नाग रस्सी का बंधन तोड़ दिया और फिर नागदंत का एक मामूली सा प्रहार ही उस कारागृह का दरवाज़ा तोड़ने के लिए काफ़ी था। फड़ाक! नागदंत को इस कागज की जेल में कैद किया है नागराज ने। अभी उस भुजंग भट्ट को भी देखता हूँ। कहाँ है वे भुजंग भट्ट? लगता है डर कर भाग गया। नाग के रूप में विश्राम कर रहा भुजंग भट्ट ये ललकार सुनकर फुंकार उठा। फूं! शीघ्र ही वो नाग मानव के रूप में आ गया। सावधान नागदंत, मैं तुम्हें कैद से भागने नहीं दूंगा। और अगले ही क्षण भुजंग भट्ट की पूंछ की फौलादी टक्कर नागदंत की छाती पर पड़ी। आह! फिर भुजंग भट्ट ने नागदंत को संभलने का अवसर ना दिया। उफ! अब तुम्हारी हार निश्चित है नागदंत। भुजंग भट्ट के इस दांव में फंसे नागदंत को अपनी जान निकलती सी प्रतीत हुई। तभी नागदंत ने एक अमोघ शस्त्र का प्रयोग किया, जहरीली फुंकार, फुस्स, जो एक हाथी को भी मौत की नींद सुला देने में सक्षम है। उफ! ये क्या किया शैतान? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भुजंग भट्ट लड़खड़ा गया और उधर लड़खड़ा गया असी पक्ष। इधर शैतान नागदंत ने भाला उठा लिया था। अब तुम्हें तुम्हारी निश्चित हार यानी मौत से कोई नहीं बचा सकता भुजंग भट्ट। उधर सोलकट ने विजय श्री प्राप्त की। असी पक्ष हार गया नागराज। हाँ, सोलकट जीत गया। इधर घायल हुए भुजंग भट्ट को नागदंत भाले से गोंदता चला गया। आ, आ, और फिर घायल भुजंग भट्ट को तड़पता छोड़ वो भाग निकला। अंतिम सांसें गिनता हुआ भुजंग भट्ट नाग रूप में आकर रेंगता हुआ नगाड़े पर चढ़ गया। मुझे मरने से पहले नागदंत के भागने का समाचार नागराज तक पहुंचाना होगा। और फिर वो अपनी आखिरी सांस तक नगाड़े पर फन पटकता चला गया। ठम ठम ठम। उधर नागराज ने सुलकंठ की विजय पर तालियां बजाई। बहुत अच्छे सुलकंठ, तुम निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान हो। तड़ 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 तड़। और तभी वातावरण नगाड़े की आवाज़ से गूंज उठा। चौंक उठा नागराज। पुजारी बाबा, ये नगाड़े की आवाज़ कैसी? नागराज, लगता है भुजंग भट्ट किसी विपदा में है। शीघ्र ही वे कारागिरी तक पहुंच गए। ओह, महाबली भुजंग भट्ट तो मृत पड़ा है। हाँ, नागदंत फरार हो गया। और अगली सुबह नागमणि द्वीप पर नागदंत की खोज प्रारंभ हो गई। स्वयं नागराज की तेजी से नागदंत स्वयं नागराज भी तेजी से नागदंत को खोजता बढ़ रहा था। नागदंत को जल्दी खोजना आवश्यक है। अरे, ये गुफा कैसी है? इसमें से ये धुआं कैसा? मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिए, किंतु ये भारी चट्टान। नागराज ने अपनी अतिशक्ति का प्रयोग किया। जरूर उस नागदंत ने ही इस चट्टान से इस गुफा को अब मुंह बंद किया होगा। शीघ्र ही उसने चट्टान को हटा फेंका। वो जरूर ही अंदर छिपा होगा। आगे तो अंधेरा बढ़ता जा रहा है। ओह, उस मोड़ से रोशनी आ रही है। ओह, ये तो किसी भयंकर जीव के सांस लेने का स्वर लगता है। हर्र। वो भयानक दृश्य देखते ही विस्मय से आंखें फैल गई नागराज की। ओह, ये कौन है? भयानक सरफुंकार उठा। कालदूत की गुफा में घुसकर उसकी तपस्या भंग करने की चेष्टा कैसे की दुष्ट मानव! मानो इस द्वीप पर कदम नहीं रख सकता और तू मेरी गुफा तक घुस आया। किंतु अब तुझे मरना होगा। लेकिन बाबा, फुस! कालदूत के तीनों मुखों से जहरीली फुंकारें निकली, लेकिन नागराज अपनी जगह छोड़ चुका था।
उफ! चट्टान के स्थान पर एक गहरा गड्ढा नजर आने लगा। अगर ये फुंकार मुझसे टकरा जाती तो मैं भी इस पत्थर की तरह गल जाता। फिर तो कालदूत ने फुंकारों की वर्षा कर दी, जिसके फलस्वरूप गुफा की छत से भारी भारी चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगी और नागराज उन चट्टानों के बीच फंस गया। बड़ी फुर्ती दिखाकर बच रहे हो बेटा, अब बताओ कैसे बचोगे? मेरी बात तो सुनिए बाबा, मैं इस द्वीप का। तुरंत ही कालदूत ने फिर उस पर हमला किया। फुस! नागराज ने एक बड़ी चट्टान उठाई और विष के उस गोले की तरफ उछाल दी। उफ! ऐसे कब तक बच पाऊंगा मैं? नागराज जैसे बलशाली के भी आज दांतों तले पसीना आ गया। कालदूत की अगली फुंकार का सामना उसने अपनी जहरीली फुंकार से किया। आज मौत निश्चित है नागराज। सर! दोनों के टकराने के परिणाम स्वरूप कालदूत की फुंकार ने अपना थोड़ा रास्ता बदल दिया, किंतु फिर भी वो नागराज के कंधे को झुलसा गई। आह! उफ! नागराज ने लगातार अपनी फुंकार से बचता देख कालदूत ने नागराज को लगातार अपने फुंकार से बचता देख कालदूत ने उस पर अपनी बलशाली पूंछ का प्रहार किया। बहुत खेल लिया रे मानव, अब तेरी यह लीला यहीं समाप्त करता हूँ। इस पूंछ के वार से अब तू नहीं बच सकता। ओह! आह! कालदूत के तीनों हथियार उसकी पूंछ के नीचे दबे नागराज की तरफ बढ़ने लगे कि तभी, ठहरिए महात्मा कालदूत, कृपया कर रुक जाइए। कौन है? नागकुमारी बिसर्पी। ये नागराज है महात्मन, नागमणि द्वीप के सम्राट नागराज। क्या? एक मानव नागमणि द्वीप का सम्राट? ये विलक्षण मानव है महात्मन। सैकड़ों नागमानव के सम्मुख कुल देवी के आशीर्वाद मिला है इसे। बिसर्पी ने नागराज के सम्राट बनने की सारी कहानी कह सुनाई। तब, ओह, अगर ऐसा है नाग सम्राट नागराज, तो हम तुमसे इस भूल की क्षमा चाहते हैं। मुझे शर्मिंदा ना करे महात्मन, लेकिन मेरी ये एक जिज्ञासा अवश्य शांत करे महात्मन कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? नागराज, मैं इस द्वीप पर कदम रखने वाला पहला इच्छाधारी नाग हूँ, जिसने दुनिया भर के इच्छाधारी सांपों को अपने तपोबल से इस द्वीप पर लाकर आबाद किया है। दुनिया भर के सभी सांपों से संपर्क बनाने के लिए मैं यहाँ तपस्यारत था। आज दुनिया का प्रत्येक सांप मेरी आज्ञा मानता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर यह परेशानी के भाव क्यों हैं? महात्मन, एक खूंखार अपराधी नागदंत हमारी कैद से निकल भागा है। हम उसे ही ढूंढते फिर रहे हैं। ओह, केवल इतनी सी बात? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि नागदंत कहाँ है। दिखाइए महात्मन। शीघ्र ही कालदूत ने अपने मुंह से एक मणि उगलकर हाथ में ले ली। नागराज, अपने इच्छित वस्तु की कामना करके इस मणि में देखो। नागराज ने मणि हाथ में लेकर नागदंत का नाम लिया। लिया ही था कि मणि जगमगा उठी और उसमें दृश्य बनने लगे। कुछ ही देर बाद मैं इस द्वीप से भी नागराज की कैद की तरह फरार हो जाऊंगा। तभी, अरे, ये एकाएक अंधेरा कैसे छाता जा रहा है? और जैसे ही नागदंत ने आसमान की ओर देखा, अरे, इतने विशालकाय बाज, ये तो मेरे ही तरफ आ रहे हैं। बाज तेजी से नागदंत पर झपटे, लेकिन वो जमीन पर लेटकर बच गया। शीघ्र ही खड़े होकर उसने पेड़ की मोटी सी टहनी उठा ली और ची ची। नागदंत बहुत बहादुरी से उनका सामना कर रहा था, किंतु तभी एक बाज पीछे से नागदंत पर झपटा और नागदंत को उठाकर हवा में उड़ चला। ओह महात्मन, नागदंत को तो बाज उठाकर ले गए हैं। और फिर नागराज कालदूत से विदा लेकर गुफा से बाहर आ गया। चलो बिसर्पी, हमें नागदंत को बाजों से बचाना है। महात्मा कालदूत से हम बाद में मिलेंगे। और फिर मानवता का रक्षक चल पड़ा बाजों की खोज में। अब दोनों समस्याओं का एक ही जगह हल मिलेगा और जल्द ही दोनों खुले मैदान में आ गए। अब हमें बाजों के हमले की प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ ही देर बाद, लो नागराज, जिनका तुम्हें इंतजार था वे आ गए, सांपों के दुश्मन। हाँ बिसर्पी, तैयार हो जाओ। अब हमें इनके सहारे नागदंत तक पहुंचना है। शीघ्र ही दो बाज उनकी तरफ झपटे और एक बिसर्पी को पंजों में जकड़कर उड़ चला, जबकि दूसरे बाज को नागराज ने पकड़कर जमीन पर लिटा दिया।
और अगले ही पल नागराज की सर्पीली आंखें बाज की आंखें को भेदने लगी। अब तुम मेरे बस में हो, तुम वही करोगे जो मेरी मानसिक तरंगें तुम्हें निर्देश देंगी। नागराज का सम्मोहन चला और बाज नागराज का गुलाम हो गया। तभी नागराज बाज की आंखों में मानवी आंखें देखकर चौंक पड़ा। अरे, ये तो पहले ही किसी और के सम्मोहन में बंधा है। मुझे देखना होगा कौन है वो। नागराज ने पुनः एकाग्र होकर उसकी आंखों में झांका। अगले ही पल बाज की आंखों में एक आकृति उभरी और कुछ ही देर बाद नागराज बाज के पंजों में जकड़ा आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा जा रहा था। मुझे अपने आका के पास ले चलो। जल्दी नागराज को वो बाज नजर आने लगा जो बिसर्पी को ले उड़ा था। अरे, वो तो उस द्वीप की तरफ उड़ रहा है। उधर वो बाज बिसर्पी को लेकर टापू की धरती की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल वो एक विशालकाय बाज की मूर्ति के ऊपर मंडरा रहा था और फिर मूर्ति की खुली हुई चोंच के ऊपर पहुंचकर उसने बिसर्पी को उस बाज के मुंह में छोड़ दिया। नागराज वहीं एक पेड़ पर छिपा इस दृश्य को देख रहा था। ओह, ये क्या भला है। ना जाने इस मूर्ति के गर्भ में क्या है और बिसर्पी किस हाल में होगी। दिन में इन आदमियों को छोड़ना ठीक नहीं होगा। दिन में इन आदिवासियों को छेड़ना ठीक नहीं होगा। पहले देखता हूँ कि बिसर्पी को छोड़कर ये बाज कहाँ जाते हैं। और अगले ही पल वो पुनः बाज के पंजों में जकड़ा उड़ चला। ओह, इतने सारे बाज और ये गैंडा, ये जरूर इनका प्रशिक्षक होगा। नागराज एक पेड़ पर छोड़कर नागराज को एक पेड़ पर छोड़कर बाज पिंजरे के दरवाजे में प्रविष्ट हो गया। ओह, अंतिम बाज साहुल भी आ पहुंचा। इसका मतलब आज दो बाज मारे गए और बाजों के प्रशिक्षक बाजुली के जाने के बाद हूँ तो मुझे इन बाजों को खत्म करना है, किंतु कैसे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधी। वाह, अगर मैं इनके पीने के पानी में विष मिला दूं तो ये सब पानी पीते ही समाप्त हो जाएंगे। नागराज पिंजरे के दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गया। है तो ये अमानवीय कार्य ही, किंतु इतनी बड़ी नाग जाति की रक्षा के लिए मुझे इन कुछ बाजों की बलि लेनी ही पड़ेगी। किंतु उसके अंदर घुसते ही बाजों ने शोर मचाते हुए उस पर हमला कर दिया। नाग जाति की रक्षा के लिए नागराज उन 50 खूंखार दरिंदों के बीच घुस गया था। उफ, मेरे इनके शोर मचाने से इनका प्रशिक्षक सतर्क हो जाएगा। बाज अपनी चोंचों एवं पंजों से उस पर हमला करने लगे। उफ, मुझे अपनी आंखें इनके प्रहारों से बचानी होगी। बाजों पर घातक प्रहार को मुस्कुराकर सहते हुए आखिर नागराज ने पानी को अपने फुंकार से विषैला कर ही दिया। किंतु तभी तड़ाक, ये था बाजों का प्रशिक्षक बाजुली, जो बाजों का शोर सुनकर वहां आ गया था। कौन है रे दुष्ट, बाजली के बाजों को मारने आया है। इन शैतान को तैयार करने वाले शैतान, तुझे यहाँ तेरी मौत खींच लाई है। और फिर वो पिंजड़ा एक अखाड़ा बन गया, जिसमें एक तरफ नागराज था तो दूसरी तरफ 51 पहलवान। सावधान बाजली। शक्तिशाली प्रहार के फलस्वरूप बाजली उछला और धड़ाम। फिर बाजली फुर्ती से उठा और दोनों भिड़ गए एक दूसरे से। दोनों ही शक्ति में एक दूसरे से बढ़कर थे, परंतु नागराज को साथ ही बाजों का भी सामना करना पड़ रहा था। फुस, टक्कर बेजोड़ थी दोनों की। नागराज बाजली का भी सामना कर रहा था और मौका मिलते ही बाजों को भी मार रहा था। कड़ाक, क्विक। नागराशि का फंदा बाजों की जान बहुत आसानी से ले लेता था। अब की बार नागराज ने एक तीर से दो शिकार का एक अनोखा तरीका निकाला। उसने बाजली को उठाकर बाजों के झुंड पर उछाल दिया और क्विक क्विक, बाजली के भीमकाय शरीर के नीचे दबकर एक दो वहीं धराशायी हो गए। चमत्कारी शक्तियों का मालिक बाजली अब क्रोध से कांप उठा। अरे दुष्ट, अब बहुत खेल हो चुका, ले बच अब मेरी मानसिक शक्ति के प्रहार से। और उस जबरदस्त मानसिक शक्ति के प्रहार के फलस्वरूप नागराज उछलकर दूर जा पड़ा। कड़ाक। उफ, ये तो बहुत खतरनाक है। और अगले कुछ ही जबरदस्त प्रहारों ने नागराज को बेदम कर दिया। हाय, उफ, नहीं नहीं नहीं, क्यों।
ले, अब मर इस घातक शक्ति से। कितना घातक था वो बार, बाज की आवाज़ भी ना निकल पाई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नागराज की शक्ति जवाब दे चुकी थी। वो खड़ा ना रह सका। बचा लिया तुझे इस बाज ने बेटा, पर अब नहीं बचेगा। उफ, लगता है बचूंगा नहीं। दिमाग से काम लेना होगा। बाजली उसकी तरफ बढ़ा। बाजली ने नागराज को बाहों में कसकर जैसे ही उसे पलटा, फुस, नागराज ने घातक विष उसके मुंह पर उगल दिया। नागराज का ये अचूक वार बाजुली को महंगा पड़ा। आह! वो वो चकरा कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अब नागराज अपनी पूरी शक्ति बटोर कर खड़ा हुआ। मुझे अभी और शैतानों का सामना करना है। फिर नागराज काल बनकर उन बाजों पर टूट पड़ा। नागों की मौत के दूत बाज नागराज की विषैली फुंकार का सामना ना कर पाए। उफ, ये दोनों आखिरी हैं। नहीं नहीं, ये तूने क्या किया? मेरे वर्षों की मेहनत से सिखाए पाले हुए मेरे सभी बाजों को मार दिया तूने। फिर किंतु अब नागराज ने बाजली को संभलने का मौका नहीं दिया। वो उछलकर बाजली के सीने पर सवार हो गया और जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए उसने अपने पैर नहीं हटाए। मरते वक्त ये जान ले दोस्त कि मैं नागराज हूँ और तूने अपनी मेहनत गलत काम में लगाई, इसलिए तेरी जिंदगी के साथ वो भी व्यर्थ हुई। फिर नागराज उस बेमिसाल अखाड़े में से 51 पहलवानों को मार मार विजयी होकर बाहर निकल आया। ओह, रात घिर आई है। नागराज एक दिशा में बढ़ चला। आज उसे काम भी तो बहुत थे। चलो, बाजों का संकट तो हमेशा के लिए टला, पर अब मुझे विसर्पी नागदंत एवं अन्य नागों को ढूंढना है। कुछ देर बाद, अरे, ये तो मैं समुद्र के किनारे पहुंच गया, किंतु ये चमक कैसी? यहाँ तो कोई जहाज है और कबीले वाले भी मसाल लिए यहाँ खड़े इशारे कर रहे हैं। रॉकी, फटाफट स्टीमर उतारो और आइलैंड पर पहुंचो। और जल्द ही रॉकी का स्टीमर द्वीप के किनारे आ लगा। आओ रॉकी साहब, जाओ। इस बार तो बहुत माल है आपके लिए। हम भी तो माल लाए हैं तुम्हारे सरदार कंगालू। हम भी तो माल लाए हैं तुम्हारा सरदार कंगालू। नागराज हैरान था यह सब देखकर। ये तो स्मगलर लगते हैं, पर इनका यहाँ क्या काम? पीछा करके देखता हूँ। एक सुनसान स्थान पर वे सब ठिठक गए। राकी साहब, अब इस काम में बहुत मुसीबत आ गई है। आपको हमारा मेहनताना बढ़ाना होगा। ज़रूर, मैं बहुत से बात करूँगा। एक आदिवासी ने बढ़कर जमीन पर लगा एक ढक्कन उठाया। चलिए राकी साहब, आपको अपना माल दिखा दें। और नागराज के देखते देखते वे सब उस रिक्त स्थान में समा गए। अरे, ये तो सब अंदर उतर गए। फिर नागराज भी उसमें उतर ही गया। कोई बहुत बड़ा रहस्य लगता है। इस द्वीप पर कोई खतरनाक खेल खेला जा रहा है शायद। और ये दृश्य देखकर तो दंग रह गया नागराज। ये देखिए राकी साहब, कैसे शानदार नाग पकड़े हैं इस महीने हमारे बाजों ने। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। चाहे तो इनकी खाल बेचें, चाहे बीस, चाहे तो ऐसे ही बेच दें इन्हें। नागमणि द्वीप के सैकड़ों नाग वहाँ शीशे के बॉक्सों में कैद थे। उफ, तो ये लोग पोचर्स हैं, सांपों की खाल बेचने वाले। किंतु एक पेटी में नागदंत भी बंद था। अरे, ये क्या? कंगालू सरदार, पेटी में आदमी? हाँ राकी साहब, शायद ये इच्छाधारी नाग है। हमने इसे इसलिए आज़ाद नहीं किया और ये आज ही पकड़ में आया है। तभी एक गनमैन जोश में बोल पड़ा। राकी साहब, मुझे पता है ये कौन है। ये नागराज है। नागराज अपराधियों का काल। बॉस इसे देखकर बहुत खुश होंगे रॉकी साहब। नागराज, अच्छा, प्रोफेसर नागमणि का आविष्कार। ठीक है, इसे संभाल कर ले चलो। तत्पश्चात वे पेटियां बाहर निकाली जाने लगी। राकी साहब, अगली बार हमारा ध्यान रखिएगा। ज़रूर। परंतु अगली बार शायद आनी ही नहीं थी। आगे बढ़ते आदिवासियों के सामने सांपों की एक दीवार खड़ी थी। हाय, इतने सांप! ये बाहर कैसे आ गए? डर के मारे इतने सांपों के साक्षात दर्शन से कईयों के हाथों से तो शीशे की पेटियां ही छूटकर जमीन पर बिखर गई। आज नहीं छोड़ेंगे ये, वर्षों का बदला लेंगे हमसे ये आज। और फिर शुरू हुई जंग सांपों की और इंसान रूपी शैतानों की। जबकि नागराज और नागकुमारी बिसर्पी
देखते ही देखते नाग नाग ने मानवी का रूप धारण कर लिया। नागराज, तुम यहाँ अलग खड़े हो? अरे, तुम तो बहुत घायल हो। हाँ नागकुमारी, किंतु मैं अलग नहीं खड़ा। मैं राखी पर नजर रखे हुए हूँ, जो नागदंत को लेकर भागने की फिराक में है। उधर चलो, जल्दी चलो, सब गड़बड़ हो गया लगता है। पर इसे तो हम बचा कर ले जाएंगे सीप में, लेकिन नहीं। रुक जाओ राकी साहब, अब एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। चौंक उठा राकी, फिर भी उसने नागराज पर गोलियों की बौछार कर दी। हाय, एक और नागराज! तड़ 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 तड़। किंतु उसे लगा कि उसकी गन में नकली गोलियां भरी थी, क्योंकि उसके चेहरे पर पड़ने वाला नागराज का प्रचंड गुस्सा उसे असली लगा। फिर दोनों आदिवासी भी पेटी फेंक कर नागराज पर झपटे। खचाक! दोनों ने भाले नागराज के जिस्म में पेवस्त कर दिए, किंतु नागराज के वार वो भी ना सह पाए। धड़ाक! नागकुमारी बिसर्पी ने दौड़कर वो भाले नागराज के पेट से बाहर खींच दिए। ओह नागराज, ये क्या! कुछ नहीं बिसर्पी, मुझे इन घावों से कुछ नहीं होता। मेरे घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। राकी राकी ने मौका देखकर गन सीधी की, और नागराज ने बिसर्पी को धक्का देकर बचा ही तो लिया उसकी जानलेवा गोलियों की बौछार से। तड़ 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 तड़। हट जाओ बिसर्पी, हट जाओ। पलक झपकते ही नागराज पलटा और नागराज के शरीर में वास करने वाले नागानंद एवं नागनाथ ने अगले ही पल रॉकी के प्राण ले लिए। तभी वातावरण स्टीमर की इंजन की आवाज़ से गूंज उठा। ओह, ये स्टीमर में कौन भागा? नागदंत! अरे, नागदंत कहाँ गायब हो गया? लगता है वो भाग गया नागराज। और उसके देखते ही देखते स्टीमर दूर होता चला गया। आओ बिसर्पी, पहले हमें इस द्वीप के सरदार से मिलने चलो नागराज। नाग सम्राट नागराज एवं नागकुमारी बिसर्पी सरदार कंगालू की बस्ती में पहुंचे, जहां नागमानों ने कंगालू को कैदी बना लिया था। आओ नाग सम्राट नागराज, राज सिंहासन ग्रहण करो। नागराज सिंहासन पर बैठ गया। सरदार कंगालू, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमने अपने दुश्मन बाजों को, उनके प्रशिक्षक बाजली को समाप्त कर दिया। अब हम अपने द्वीप पर चले जाएंगे, किंतु तुम्हें हमको वचन देना होगा कि आगे से ऐसा कोई भी घृणित कार्य तुम दोबारा नहीं करोगे। हम तुम्हें वचन देते हैं नागराज। तब कंगालू ने नागराज को अपने स्मगलरों से गठबंधन की पूरी दास्तान कह सुनाई। सरदार कंगालू, हम तुम्हें दाल, मसाले एवं और भी बहुत सी चीज़ें देंगे। बदले में तुम्हें हमें सांप देने होंगे, और सैकड़ों हजारों सांप। फिर उनके बताए तरीके से हमने तुम्हारे द्वीप से सांप पकड़े। चोंच में छोड़ा गया सांप सीधा नीचे आ जाता और वहां रखी पेटी में गिरता, जिसे हमारे आदमी बंद कर देते। सरदार कंगालू, क्या तुम्हें पता है कि ये शैतान कहाँ से आते थे और किसके लिए काम करते थे? नहीं नागराज, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मैंने राकी से सुना था कि इनका बॉस कुवैत का एक शेख यूसुफ बिन अली खान है। पूरे विश्व में उसका जानवरों का व्यापार चलता है। ओह! फिर वो रात वहां गुजार कर नागराज, नागकुमारी एवं अन्य नागमानव अगले दिन अपने द्वीप पर लौट चले। नागराज, आज तुमने संपूर्ण नागमणि द्वीपवासियों को अपना ऋणी बना लिया है। लेकिन नागराज के मस्तिष्क में केवल दो नाम हथौड़ी की तरह बज रहे थे, यूसुफ बिन अली खान और नागदंत। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।